दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं हूं, आप देख रहे हैं एजिमा चैनल। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे एग्रीकल्चर लैंड हम लोग किस तरीके से बाय कर पाएंगे, किस तरीके से हम लोग खरीदेंगे और क्या क्या हमें सर्च करना पड़ेगा, क्या चीज़ हम लोग देखना चाहिए होगा, क्या चीज़ चेक करना होगा, ये सारी चीज़ के बारे में जानकारी होगा ताकि आगे चल के हमें धोखाधड़ी ना हो। कई बार क्या होता है दोस्तों, एग्रीकल्चर लैंड में ज़्यादातर जो है धोखाधड़ी होता है। तो कब होता है, किस तरीके से होता है, ये भी आज हम लोग जानेंगे। और आप जो है ये अगर कहीं भी एग्रीकल्चर लैंड खरीद रहे हैं, कृषि भूमि को खरीद रहे हैं किसी से, तो उसमें जो है आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देना जरूरी होता है, ये सारी चीज़ के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। चलिए बोर्ड के माध्यम से थोड़ा सा जान लेते हैं कि किस तरीके से हमें जो सर्च करना होगा। तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि प्रॉपर्टी सर्च। जी हाँ, प्रॉपर्टी सर्च कहने का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब हम लोग ज़मीन की जो सर्चिंग करते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी जानकारी मिलता है, कहीं ना कहीं से हमें जानकारी मिलता है, चाहे तो एजेंट के माध्यम से जो आपको बताता है, बताने के तौर पे जो है आप लोग को जानकारी मिलते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी की सर्च होता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको जो है प्रॉपर्टी की कोई जानकारी मिला है कि हाँ भाई वहाँ पे जो है कुछ ज़मीन है, उसको कोई बेच रहा है, तो वहाँ पे जो है हमें ख़रीदना है, तो आपको ये क्या क्या चीज़ें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले आपको तो मौके पर जो जैसे कोई भी व्यक्ति बताता है, कोई एजेंट बताता है या कोई भी बताता है बंदा, तो सबसे पहले आपको पेमेंट नहीं देना है। ठीक है, आपने आप भले ही आपका दोस्त हो, चाहे तो भले ही आपका कोई भी करीबी हो, ठीक है, लेकिन दोस्तों उन लोग के कहने पर जो है आपको कोई भी पेमेंट नहीं देना है। पहले आपको क्या करना होगा, ज़मीन को देख रेख कर लेना है, उसके बाद ही जो है आपको देना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ज़मीन को देखने के लिए जाते हैं। जब भी आप ज़मीन जायदाद खरीदते हैं, हमें जानकारी मिलता है कि ज़मीन वहाँ पे कहीं पे बिका हुआ है, तो उस ज़मीन को अगर हमको जागरूकता होता है कि लेने के लिए, लोग तो बता देते हैं कि बढ़ा चढ़ाकर भी लोग बोल देते हैं, लेकिन उन लोगों के बातों में विश्वास नहीं करना है। हमें क्या करना होगा कि हमको मौके पर जाकर देखना होगा कि आप जो है उस मौके पर जाएं और वहाँ पे उस ज़मीन को देखें, प्रॉपर्टी को देखें कि उस प्रॉपर्टी में कौन सी आप खेती ज़मीन ले रहे हैं, तो कौन सी खेती करेंगे, तो वहाँ पे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, और खेती लायक वो ज़मीन है या नहीं है, ये चीज़ चेक करेंगे। ठीक है, वो देखेंगे और वो देखेंगे कि वहाँ पर कहीं बिजली का खंभा तो ऊपर से नहीं गया है, कहीं उसके पास में नहर तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ देखना पड़ता है। अगर नहर के पास में है तो वहाँ पे रेट कम हो जाता है, बिजली का खंभा गया हुआ है, कोई तार अगर ऊपर से गया हुआ है उस ज़मीन में, तो वहाँ पे जो उस ज़मीन का जो रेट कम हो जाता है। और अगर मान लीजिए कि अगर वो ज़मीन वो खेत, भले ही खेत हो, लेकिन जो रोड को लग के अगर ज़मीन है तो उस जगह पर उसका रेट ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान देकर जो है लेना है, इस चीज़ को हमें ध्यान देना है, देखना है। जैसे मान लीजिए कि ये सारी चीज़ देख ली है आपने, सारी चीज़ सर्चिंग कर ली है, उसके बाद हमें ये भी देखना होगा कहीं वो ज़मीन कहीं बाउंड्री तो नहीं है, कोई और व्यक्ति तो कहीं बाउंड्री तो नहीं कर दिया है। हो सकता है क्या पता कोई एजेंट के माध्यम से अगर आपको जानकारी मिला है तो कोई उसको जो दूसरे तीसरे व्यक्ति को भी किसी ने एडवांस दे दिया होगा, है ना, भले ही रजिस्ट्री ना कराया होगा लेकिन एडवांस दे दिया होगा और उस ज़मीन को जो है सेल किया होगा, तो ये भी लफड़ा हो सकता है। तो कहीं कोई बाउंड्री तो नहीं है, किसी ने कुछ नहीं किया है, तो वो भी जांच पड़ताल कर लेना चाहिए। आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ कर लेना चाहिए कि हाँ ये ज़मीन जो है, जो हम लोग लेना चाह रहे हैं, वो ज़मीन क्या साफ़ सुथरा ज़मीन है या नहीं है, उसको भी जानकारी कर लेना। ये चीज़ें हमें जब क्लियर हो जाने के बाद हम क्या करते हैं कि हम कुछ जो है डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं। तो डॉक्यूमेंट चेक करने का मतलब ये होता है, जो व्यक्ति ज़मीन बेच रहा है, जो बेचने वाला व्यक्ति है, क्या वो ज़मीन उसी के नाम पर ज़मीन है या नहीं है, उनके पिताजी का दादाजी का ज़मीन है या किसके नाम पर ज़मीन है, उनके माता का ज़मीन है या उनके पिताजी के नाम पर ज़मीन है या उनके नाम के खुद का ज़मीन है। ये चीज़ भी हमें सर्च करना रहता है। वो ज़मीन जो है क्या किसी ने दान पे दिया है या फिर किसी सैलरी खरीदी हुई ज़मीन है या पुश्तैनी ज़मीन है, ये सारी चीज़ें भी चेक करना पड़ता है। खसरा नंबर जो दिख रहा है, जो खसरा नंबर और रकबा जो दिख रहा है, क्या वाकई में उसी के नाम पर ज़मीन है या किसी और का नाम के ज़मीन है। आप इसको जो है अपने मोबाइल के माध्यम से सर्च करके भी देख सकते हैं। हर स्टेट में जो है गवर्नमेंट की वेबसाइट होता है, वेबसाइट में जाकर जो है आप
खसरा रकबा अगर आप डालते हैं तो वहाँ पे उनका नाम पता भी आपको पता चल जाता है। किस तरीके से पता चलता है ऑलरेडी मैंने पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, और जो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हैं कि कैसे जो है आप लोग किसी की ज़मीन को जो है किस तरीके से ज़मीन का खसरा नंबर और रकबा से आप जो कैसे आप उनका नाम को पता कर सकते हैं, वाकई में उसका ज़मीन है या नहीं है, आपको जानकारी मिल जाती है गवर्नमेंट की वेबसाइट को चेक कर लें आप उसी के नाम से ज़मीन है या नहीं है। अगर हाँ वाकई में उसी के नाम पर ज़मीन है तो जाके आप उस ज़मीन को। तीसरा होता है दोस्तों इसका प्राइस की। मान लीजिए कि आपने ज़मीन भी चेक कर लिया, आपने ज़मीन को देख लिए, ज़मीन चेक कर लिया, ज़मीन देख लिया आपने और ज़मीन चेक भी कर लिया कि ज़मीन भी उसी के नाम से और ज़मीन प्रॉपर्टी भी आपने देख लिया, ठीक है। और सारी चीज़ चेक करने के बाद आपने संतुष्टि आपको मिल गया कि हाँ वाकई में इसकी ज़मीन है और ये ज़मीन जो है साफ़ सुथरा है और ये ज़मीन लेने लायक है, हमारे काम की चीज़ का है। आपको अगर लग रहा है तो उस जगह पे आप जो है सौदा की बात करते हैं, सौदा लेन देन की बात होता है, उसके प्राइस की बात होता है, ठीक है। तो प्राइस दोस्तों क्या होता है कि रेट आपको ये होता है हर स्टेट में जो है गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार उसमें रेट भी रहता है, ठीक है। तो वो रेट भी आप लोग चेक कर सकते हैं कि भाई वो व्यक्ति जितना ज़मीन मांग रहा है उसका डबल ट्रिपल तो ऑलरेडी रहता ही है रेट है, तो उसका रेट कितना है, गवर्नमेंट की रेट के हिसाब से कितना है और वो कितना पैसा मांग रहा है, आपके लेवल के हिसाब से पैसा मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है। और गांव में, उस गांव में जिस गांव में आप ले रहे हैं ज़मीन, उस गांव के एरिया में जो है उस ज़मीन का रेट कितना है ये भी आप लोग को जानना जरूरी होता है। अगल बगल के लोग जो लोग भी, कोई लोग बेचा तो जरूर होगा, तो बेचते हैं तो उन लोग बताया होंगे कि उस एरिया का रेट जो है उस ज़मीन का रेट कितना चल रहा है वो भी आपको पता चलेगा, और सरकारी रेट उसमें कितना है ये भी आप लोग को जानकारी ले लेना चाहिए। सरकारी रेट आप लोग को कहाँ से जानकारी मिलेगा दोस्तों, मैं आप लोग बता दूं, रजिस्ट्रार ऑफिस में अगर आप जाते हैं तो रजिस्ट्रार ऑफिस में भी आपको सरकारी रेट जानकारी मिल जाता है। और नहीं तो आप किसी भी स्टेट में रहते हैं तो स्टेट का उसका वेबसाइट में जाकर भी आप जो है सरकारी रेट निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ें जानकारी आप लोग को मिल जाती है। आप लोग प्राइस तय करते हैं, आपके बजट का अगर होता है तब जाके आप जो शुद्ध होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में दोस्तों जब आपका प्राइस को आप लोग को पता चलेगा, रेट पता चलेगा, रेट पता चलने के बाद आपको दोनों के बीच में जमीन लेन देन की बात होती है। जब रेट आपका सौदा तय होता है, जितना भी तय होता है, तो उसमें क्या होता है एक सेल के लिए जो है जमीन को बेचने के लिए या जमीन को खरीदने के लिए एक क्या होता है, सबसे पहले एग्रीमेंट बनाया जाता है। एग्रीमेंट, समझौता पत्र जिसे बोलते हैं, ये बनाना काफ़ी बड़ा ज़रूरी होता है, इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो एग्रीमेंट, बिना एग्रीमेंट दिए हुए, बिना एग्रीमेंट के जो है आपको पेमेंट भी नहीं देना है। कोई भी अगर आप एडवांस पैसा देते हैं, टोकन मनी देते हैं, तो सबसे पहले आप एग्रीमेंट बनवा लें। एग्रीमेंट बनाने के बाद ही जो है उसमें साइन इन करा कर तब जाके आप वहाँ पे आपको पेमेंट देना है। और उससे पहले आपको अगर पेमेंट देते हैं तो बिना एग्रीमेंट के अगर पेमेंट देते हैं तो आपके साथ जो धोखा हो सकता है। तो इसलिए जो है ज़्यादा यही करें कि जो है आगे एग्रीमेंट बन जाए, एग्रीमेंट बनने के बाद उनसे साइन इन ले लें, साइन लेने के बाद ही जो है आप उनको पेमेंट। एग्रीमेंट जब बनाएंगे उस समय 2 गवाह भी मौजूद रहेंगे आपके सामने, और जो भी आपका लेन देन होगा, जो भी आप एडवांस मनी देंगे, एडवांस पैसा देंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको एग्रीमेंट में लिखा जाता है। वैसे तो दोस्तों ज़मीन का, आपने जिस ज़मीन का जो है रेट जितना भी होगा, जितना भी सौदा होगा, उसका जो है लगभग करीब 10% जो है आपको एग्रीमेंट के समय जो है आपको पेमेंट देना रहता है। चाहे जितने के भी ज़मीन का रेट में जितना का सौदा हो, ठीक है, उसका जो है 10% आप एडवांस मनी दे सकते हैं, टोकन मनी दिया जाता है। और हो सकता है जो इससे अगर विक्रेता को ज़्यादा अगर पैसे की ज़रूरत है तो 10% से ज़्यादा भी आप लोग दे सकते हैं, 20% भी दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो है मिनिमम आपको जो है 10% आपको जो है देने के इसमें प्रावधान है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका एग्रीमेंट बन जाता है। एग्रीमेंट बनने के बाद दोस्तों क्या होता है कि उसमें टाइमिंग होता है 8 महीना, 6 महीना, 9 महीना या 10 महीना, 11 महीना तक ये आप टाइमिंग दे सकते हैं कि हमें जो है 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना या 11 महीने के अंदर जो है आपको जो है रजिस्ट्री कराना रहता है, ठीक है, उसमें पीरियड रहता है। तो आप अगर जो है 50 रुपये की स्टाम्प या 100 रुपये की स्टाम्प से एग्रीमेंट बनवाए हैं, तो 50 रुपये या 100 रुपये की स्टाम्प से अगर आप एग्रीमेंट बनवाए हैं तो आपको क्या करना होगा कि 11 महीने से पहले आप उसको जो है रजिस्ट्री करवा लें, ठीक है।
तो अगर आप जो है 11 महीने से पहले रजिस्ट्री नहीं कराते हैं तो हो सकता है जो आपका जो 50 रुपये की स्टाम्प या 100 रुपये की स्टाम्प का वैलिड नॉर्मल जो हम लोग एग्रीमेंट बनाते हैं उसका वैलिड से जो है 11 महीने का ही होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप 11 महीने से पहले ही जो आप उसको रजिस्ट्री करा लें। और अगर इससे ज़्यादा का 1 साल से ज़्यादा का अगर एग्रीमेंट बनवाते हैं तो उस जगह पे क्या होता है, हमें रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनवाना होता है। ठीक है, रजिस्टर्ड एक 2 प्रकार का एग्रीमेंट होता है, एक नॉर्मल एग्रीमेंट होता है, दूसरा होता है रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हमें रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर ही हम लोग उसको रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनवाते हैं। बाकायदा जिस तरीके से जो है हम लोग रजिस्ट्रार ऑफिस में हम लोग रजिस्ट्री कराते हैं सेम ऐसे ही वहाँ पे दोनों पक्षों को जाना रहता है और दोनों पक्षों के साथ में जो है 2 गवाह भी जाना पड़ता है और उसके साथ में जो वहाँ पर जो है कुछ वहाँ पे रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करना पड़ता है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे जो है आप लोग वो कर सकते हैं। इसके साथ में दोस्तों जैसे आपका पेमेंट फुल पेमेंट हो जाता है, जैसे आपने जो है 11 महीने का टाइम मिल गया आपको, 11 महीने के अंदर चाहे 8 महीने का टाइम दिए हैं तो 8 महीने के अंदर आपने जब पूरा फुल पेमेंट दे दिया आपने, ठीक है, फुल पेमेंट देने के बाद जो है आपका टाइम आ जाता है सेल डीड का रजिस्ट्री कराने का समय। तो रजिस्ट्री कराने के लिए जो है आपको परमिशन वहाँ पर जो है एक परमिशन लेना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफिस में कि हाँ हमें जो है इतने तारीख को रजिस्ट्री कराना है। ठीक है, आजकल तो ऑनलाइन तरीके से जो वहाँ पे टोकन लेना पड़ता है, ऑनलाइन तरीके से आप टोकन लेकर वहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस में जो है आप रजिस्ट्री कराने के लिए जो है आप डेट ले सकते हैं। तो जब आपको डेट मिल जाता है तो जिस दिन आपका रजिस्ट्री होना है वो दिन क्या होगा कि बेचने वाला व्यक्ति उनको भी आपको बुलाना होगा वहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस में, और जो है खरीदने वाला व्यक्ति वो भी आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में मौजूद रहना होगा। उसके साथ में 2 गवाह भी वहाँ पे मौजूद रहना बहुत ही जरूरी होता है। और जब आपका पूरा फुल पेमेंट हो जाता है, जो भी बेचने वाला व्यक्ति है उनको आप पूरा पैसा दे देते हैं, तभी जाके जो है आपका रजिस्ट्री होता है। तो इस तरीके से होता है, रजिस्ट्री हो गया। रजिस्ट्री हो जाने के बाद दोस्तों आपका एक काम और बच जाता है। जैसे हमने देखा प्रॉपर्टी सर्च देखा, डॉक्यूमेंट चेक देखा, उसके बाद सेल प्राइस देखा, फिर जो है हमने एग्रीमेंट देखा। ठीक है, एग्रीमेंट के बाद जो है पेमेंट की बात करिए, पेमेंट की बात करने के बाद जो है सेल डीड की बात करिए, यानी कि रजिस्ट्री की बात करिए। ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर रजिस्ट्री भी होता है, ठीक है, वो भी करा लिए। अब जो है दोस्तों रजिस्ट्री भी आपने करा लिए, लेकिन उसके साथ में दोस्तों एक काम और रह जाता है। रजिस्ट्री होने के बाद एक और आ जाता है जो कि मोटेशन बोला जाता है। ठीक है, मोटेशन यानी कि जो है यहाँ पे जिसे बोलते हैं प्रमाणीकरण या फिर दाखिल खारिज कराना जरूरी होता है। ये मोटेशन होता क्या है, इसमें क्या होगा दोस्तों कि आपको यहाँ पे आपका जो व्यक्ति जिस व्यक्ति से आपने ज़मीन खरीद रखा है उस व्यक्ति का नाम हटाकर आपने खरीदा है तो आपके नाम पे जो उसको नाम कराना होगा, यानी कि गवर्नमेंट के अभिलेख में आपका नाम आना चाहिए, तो उसे बोलते हैं मोटेशन। ठीक है, दाखिल खारिजी से बोला जाता है या प्रमाणीकरण बोला जाता है। तो ये कराना बहुत जरूरी होता है। अगर ये काम नहीं कराते हैं, अगर आपने रजिस्ट्री करा ली है और यहीं पर आप समाप्त कर दिए हैं और मोटेशन नहीं कराए हैं, यानी कि दाखिल खारिज नहीं कराए हैं, ठीक है, प्रमाणीकरण नहीं कराए हैं, तो उस जगह पे क्या होगा कि ये जो बेचने वाला व्यक्ति जो व्यक्ति बेचा हुआ है आपकी ज़मीन, वो व्यक्ति क्या करेगा, उसी के नाम से जो है ज़मीन गवर्नमेंट के अभिलेख में दिखाई देता हुआ है। तो उस समय क्या होगा कि वो बेचने वाला व्यक्ति दोबारा तिबारा भी जो है उस ज़मीन को फिर किसी और को भी बेच सकता है और आपके साथ जो है वो धोखा हो सकता है। इसलिए आप जब ज़मीन आपका रजिस्ट्री कराते हैं, ज़मीन रजिस्ट्री हो जाने के बाद ये मोटेशन कराना बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो इस तरीके से दोस्तों आप कोई भी ज़मीन को जो है एग्रीकल्चर लैंड को जो है खरीद सकते हैं और जो है आप कोई भी धोखाधड़ी से बच सकते हैं। दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। साथ में चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में आप लोग जमीन से रिलेटेड और भी बहुत सारा वीडियो मिलने वाला है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से नमस्कार।